So students, we are now going to start with the techniques of scientific management. Techniques of scientific हमने principles cover कर रहे थे last video में. Now we are going to start with the techniques. Techniques of scientific management के अंदर हमारे पास first technique आती है बच्चे, that is known as a functional foremanship. Functional foremanship क्या होता है? हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, टेलर कहता है हम एक ऑर्गेनाइजेशन को किस में डिवाइड करेंगे? फंक्शंस में. ठीक है, तो फंक्शंस का मतलब कैसे है उसकी एक आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देके इलैबोरेट करा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है. बट उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो. लुक, आज से पहले जब क्या होता था, when we are talking about face to face contact on daily basis, जब ये टेक्निक्स नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो लोग कैसे काम करते थे? There is workers are in a face to face contact on a daily basis. On the workers, they were just a pivot around whom revolves around the entire production. So we are talking here about the tailor concentrated on improving the performance of role in the factory setup. So look, see what basically why I read this line. The main motive is that you should know what is the basics, why this thing has been come up of. This has come up from the very basic root. बेसिक रूट का मतलब ये है कि ये टेक्निक कहाँ से निकाली गई है, ये टेक्निक कहाँ से निकाली गई है, जहाँ से हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई इश्यूज होते थे, कोई प्रॉब्लम्स होती थी, या रूटीन में जैसे लोग काम करते थे, वहां से ये टेक्निक्स हैव कम अप. So this was basically from one of a factory setup that was given by the tailor. So tailor advocated separate planning and execution functions, जहाँ पे उसने the concept was extended to the lowest level of the shop floor. उसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक को स्टडी करना है वो बेसिकली किसके ऊपर है? हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर. मतलब जो बेसिक हमारे लेबर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उनको हमने कैसे, किस तरह से, किस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली इसमें करेंगे क्या? अब ये जो चार्ट है आपके सामने, दिस इज अ फैक्ट्री मैनेजर. See here, the first is a factory manager, then planning in charge and production in charge. एक हमने बेसिकली उसने टेलर टेक्निक, इस टेक्निक में क्या किया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टेकन इट फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट लेवल. अब जब हम ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली टेक्निक को वहां से इंस्टेंट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. टेक्निक उसने यहाँ तक दी है कि जो उसने बेसिकली जो चीजें एक्सपीरियंस करी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेज दैट वी शुड डिवाइड इट इनटू, एज ही इज गिवन वन एग्जांपल कि हम उसको प्लानिंग इन चार्ज और प्रोडक्शन इन चार्ज में डिवाइड कर रहे हैं. प्लानिंग इन चार्ज के अंदर हमारे पास कौन होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. Then we have a one person who is looking after the disciplinary of all these things, and speed boss, gang boss, repair boss, inspector और workman. अब आप सोचोगे ये सब क्या है? ये आप लोगों के लिए तो ये बहुत न्यू टर्म्स है. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है? The one who used to plan कि हर एक पर्सन को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है कि कोई चीज मिस ना हो जाए, बिकॉज दे आर द लेम वर्कर्स, दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स टू बी डन. सो इसलिए उस केस में उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए जरूरी है दैट दे शुड नो गिवन ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन. सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हर एक चीज के इंस्ट्रक्शन देता है उन्हें, बहुत स्मॉल से लेके बेसिक तक. देन रूट क्लर्क क्या करता है? बेसिकली हम उसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. फंक्शनल फोरमैनशिप मींस उसको फंक्शन में डिवाइड किया गया. फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या कहता है? हम रूट क्लर्क उसको रूट्स में डिवाइड करें. वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द डिफरेंट रूट्स. फर्स्ट स्टेज हमारी ये है प्रोडक्शन की, सपोज सेकंड स्टेज ये है प्रोडक्शन की, थर्ड स्टेज ये है, तो वो सब काम कौन करेगा? रूट क्लर्क. देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? उसको देखेगा कि काम आपका सही तरीके से हो रहा है, सही टाइम में आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं मैनेज कर पा रहे हो, क्या आपकी कॉस्ट जो एज पर बजट आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. उसको हम कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. देन दिस इज अ डिसिप्लिनरी पर्सन हु यूज्ड टू कंट्रोल ऑल ईच एंड एवरीथिंग कि हम लोगों ने काम डिसिप्लिन के अंदर करना है. देन द सेम इज हियर, इसको भी उन्होंने फंक्शन में डिवाइड किया. स्पीड बॉस जो चेक करेगा कि काम आपका एज पर टाइम हो रहा है. गैंग बॉस जो ये देखेगा कि जो भी पूरा प्रोजेक्ट है दैट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो रही है. रिपेयर बॉस हमेशा ये देखेगा कि किसी चीज की कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, उसकी रिपेयर की जरूरत है या नहीं है.
Basically, this is a small structure, is in a sort of an example which is given by a tailor. He says that we need to follow a technique. उसने अपनी एक फैक्ट्री की टेक्निक, फैक्ट्री यूनिट का उठाया है कि इस टेक्निक्स को आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो. तो सेम वे आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने अहेड इस पे फॉलो करना है. सो नाउ नेक्स्ट टेक्निक वी विल बी टॉकिंग अबाउट. So we were talking about standardization and simplification of work. Standardization और simplification of work टेलर की सेकंड टेक्निक है. तो यहाँ पे टेलर क्या कहता है, टेलर सेज दैट द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, हम एक बेस्ट मेथड चूज कर लेते हैं किसी काम को करने का. तो वो बेस्ट मेथड को चूज करके हम क्या बनाते हैं उसको, वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्ड. तो हम उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू एनालाइज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे इस मतलब का साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है, साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि एक बेस्ट मेथड उठाओ और उस बेस्ट मेथड को हम लोगों ने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फिक्स कर देना. तो वंस वी आर फिक्सिंग अप अ स्टैंडर्ड फॉर एनी ऑफ द थिंग कि दिस इज द बेस्ट स्टैंडर्ड टू डू द टास्क, ये एक स्टैंडर्ड है जो आप, ये एक लेवल है जो आपको मेंटेन करना है और आपको उस लेवल को अचीव करना है. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्डाइजेशन. अब जब हम एक स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन से चीजें क्या हो जाती है, सिंपल भी हो जाती है. व्हाई? बिकॉज द वर्क गेट्स सिंप्लीफाइड. यहाँ पे हम काम को क्या कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं. वी आर मेकिंग इट इज इन अ सिंपलर फॉर्म. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वर्क. सो अब इससे क्या होगा, तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड विद फर्दर रिफाइंड डेवलप अ स्टैंडर्ड व्हिच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. This can be done with the help of work study techniques include time study, motion study, fatigue study and a method study. जब हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए हमारे को टेलर ने 4 टेक्निक्स और दी हैं. दोज टेक्निक्स आर नोन एज अ 4 टेक्निक्स ऑफ, इसी टेक्निक का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी. ये सब इसके अंदर कवर होंगे. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. So we have a 3 points here mentioned in your NCERT book which says that to reduce a given line to product fixed type sizes and characteristics, to establish interchangeability of manufacture parts, to establish standards of excellence and quality. हमने जब भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तो हमने ये चीजों का ध्यान स्पेसिफिकली रखना है कि हमने कैसा स्टैंडर्ड फिक्स करना है जो एक्सीलेंस हो. एक्सीलेंस मीन्स एक्सीलेंट हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो. जो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गुड्स की क्वालिटी हमें मेंटेन करके रखनी है और द प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो विच शुड बी एक्सीलेंट. उस प्रोडक्ट की एक्सीलेंसी उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से पता चलनी चाहिए कि यस दिस प्रोडक्ट इज अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट. जैसे आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट उठाते हो तो आप 2 प्रोडक्ट्स को अगर कंपेयर करते हो तो आपको उन दोनों की कंपैरिजन का मतलब समझ में आता है कि अगर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो इट लुक्स मोर, इट गिव्स यू मोर अट्रैक्शन ऑन दैट पॉइंट. ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश करते हो. आपको पता लगता है कि अगर इसका प्राइस हाई रखा है तो उस हाई प्राइस का कोई ना कोई मतलब है. बाय बिकॉज देयर मस्ट बी अ गुड क्वालिटी ओवर देयर. राइट. सेकेंड इज simplification aims at eliminating superfluous variety sizes and dimension by standardization implies devising new varieties instead of existing one. स्टैंडर्डाइजेशन आपको क्या करता है बेटा, सिंपल सी बात है. स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहती है, स्टैंडर्डाइजेशन सेज दैट यू हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच इज गिविंग अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड व्हिच मींस मेंटेनिंग ऑफ अ क्वालिटी एंड मेंटेनिंग ऑफ अ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स. ठीक है. सेकेंड इज, अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने फोकस किसके ऊपर करना है, आपने जो भी काम करना है वो मैन, सी हियर यहाँ पे मैन एंड मशीन्स का फोकस दिया हुआ है. जो भी आपने स्टैंडर्ड इस पे फिक्स किया हुआ है मेन्स और मशीन्स के ऊपर, उसमें आपने जो भी यहाँ पे देखो एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटी. सुपरफ्लूअस वैरायटीज का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिससे सिंप्लीफायर इफेक्ट नहीं आता है, आपने उन चीजों को निकाल देना है. सपोज अगर एक प्रोडक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोडक्ट पार्ट है या जो कंबर्सम सा कोई प्रोडक्ट पार्ट है, कंबर्सम का मतलब है कोई मुश्किल सा जो सामने वाले लेबर को नहीं समझ में आ रहा, तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है. हो सकता है आप ऐसा कुछ चैनल अप्रोच करो, कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटी. सुपरफ्लूअस मैंने आपको अभी भी बताया कि सुपरफ्लूअस वैरायटीज का मतलब है हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हो, जो उनके लेबर की क्लास में समझ में नहीं आ रहा. सपोज लेबर को समझ में नहीं आ रहा, सपोज
आपके जितने भी प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको नहीं क्लेरिफाई हो रहा, तो आपने उन चीज़ों को ओमिट कर देना। इट डजंट मीन्स कि आप उनके ऊपर रेसिप्रोकेट करो कि आपको ये काम करना ही करना, ठीक है। उसके बाद देयर आर सर्टेन एम्स एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब अगर हमारे को लगता है कि ये अननेसेसरली मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरली ये काम को बढ़ाया जा रहा है, तो हम उन सारे स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज, इसके बाद आपके पास एक टेक्निक आती है, दैट टेक्निक इज नोन एज अ, फर्स्ट टेक्निक जो हमने इसमें पढ़नी है दैट इज अ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग। सपोज आप इसको अभी एक साइड पे रखो, टेक योर एग्जाम्पल। आप लोग स्कूल जाते हो, सब लोग स्कूल जाते हो। जब आप स्कूल में मॉर्निंग के लिए रेडी होते हो, समटाइम्स आपको लगता है कि आज मैं बहुत जल्दी से तैयार हो गया, आज मैं लेट उठा था फिर भी मैं आज जल्दी से तैयार हो गया, आज मैं लेट उठी थी फिर भी तैयार हो गई। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है अरे कब से उठी हुई थी लेकिन अभी तक तैयार ही नहीं हुई, कल तो मैं इससे भी लेट उठी थी तो तैयार हो गई। तो आप जब मॉर्निंग में रेडी हो जाते हो स्कूल के लिए, समटाइम्स यू फील कि आप बहुत जल्दी रेडी हो गए, लेट उठते हो लेकिन फिर भी जल्दी रेडी हो गए। कभी आपने सोचा उसके पीछे कॉज क्या है? These are your motions. Sometimes you get up very speedily. Okay, you went directly to the washroom, brushed and had a bath and wear your clothes and out. It took you 5 to 7 minutes. And sometimes you become lazy. You sit, you stand, you see outside how the weather is. Then you sit, then you bring up your brush, then you start brushing slowly, then you sit again on your bed, and then you went inside, then you take a bath, then slowly you come out. This took a process of 7 to 8 minutes to 10 to 12 minutes. जो कल आपने रेडी हुए थे टाइम पे, उस प्रोसेस को 8 मिनट लगे होंगे, because you hurriedly get up and you went to the washroom and you did a brush and you take a bath and you are out. Today you stand up, you watch the weather outside, you are doing brushing slowly and you are sitting on the bed, lying on a bed here and there. So it took a lot of time. 10 मैम 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं। But what happens? These are your motions. These motions which waste your time. So we have to prevent such motions in our duty when we are doing a task. उससे क्या होगा, अगर हम ऐसे मोशंस को अपलिफ्ट, जैसे वर्कर को कोई सामान चाहिए, जैसे मोशन स्टडी में हम लोग जितने भी वर्कर्स के अनड्यू मोशंस है, सपोज कोई सामान चाहिए, वो सामान क्या है, थोड़ा फार अभी पड़ा हुआ है, तो आप उसको लेने के लिए जाओगे, वहां से वापस आओगे, इम्पैक्ट ऑफ देयर इज अ स्लैब एंड द वर्कर इज वर्किंग, वो वहीं से सामान उठा रहा है और उसी पर काम कर रहा है, तो दिस विल सेव अ टाइम। तो हमें ऐसे अनड्यू मोशंस को निकालना है, so that we can come up with the task of doing the task on a right time, which is called as a effectiveness in the task, effectiveness in the work, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं motion study. Now the next technique is, so अब next technique है time study. टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी के अंदर देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम व्हिच इज गिवन टू अ वर्कर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर वर्कर को काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम असाइन कर दिया जाता है कि आपने इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अपना काम पूरा कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गिव योर एग्जामिनेशन, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया जाता है 3 आवर्स, ताकि जिसमें जो स्लो काम करने वाले हैं या जो फास्ट काम करने वाले हैं या जो भी चाइल्ड इज वेरी स्लो राइटर, वो भी 3 आवर्स में पेपर कर ले, ठीक है। तो उन्होंने एक एवरेज निकाली हुई है कि अगर एक स्लो राइटर भी इतना टाइम हम देंगे तो स्लो राइटर भी उसमें काम कर सकता है। तो दैट इज अ मिनिमम आइडल आवर, मैक्सिमम एंड मिनिमम आवर, जो दोनों चीजों को इवेल्युएट करके दिया जाता है, विच इज नोन एज अ स्टैंडर्ड टाइम। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो वर्कर्स को हम एक स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ शिफ्ट। वर्कर्स को हम लोग उसमें टर्म उसमें कौन सी यूज करते हैं? वी कॉल इट एज अ शिफ्ट, कि आपने इतनी पर्टिकुलर शिफ्ट में इतने आवर में ये काम कर लेना है।
So this is what we are considering under a time study. Time study means, for example, यहाँ पे दिया हुआ एक example. Normally in a plant, work take place in 3 shifts of 8 hours each. गवर्नमेंट ने भी एक 8 आवर्स की शिफ्ट फिक्स करी हुई है कि कम से कम आप 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं लगाओगे. 8 आवर्स आपके मिनिमम है, मैक्सिमम है जो आपने लगाने हैं, उससे ज्यादा आप काम नहीं करोगे. ठीक है, तो आपको जो भी पेमेंट है वो 8 घंटे के हिसाब से करी जाएगी. अगर इफ यू वांट टू डू मोर प्रोडक्शन, यू वांट टू डू मोर वर्क, तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में चेंज ओवर करना पड़ेगा या वर्कर्स का चेंज ओवर करना पड़ेगा, या फिर अगर आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम कराते हो तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा. सो आफ्टर दिस नेक्स्ट इज वी हैव इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में क्या होता है, टेलर ने डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम किस लिए डिजाइन करा है, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया वर्कर को काम करने के लिए. लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं. जैसे कुछ बच्चे पेपर बहुत जल्दी कर लेते हैं और कुछ बच्चे पेपर अभी नहीं कर रहे हो या कर रहे होते हैं या कुछ कर ही नहीं पाते हैं उसने टाइम्स में. सो जो एफिशिएंट होता है उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उनको तो मार्क्स के बेसिस पे मिल जाता है, लेकिन जो वर्कर है उनको कैसे मिलेगा. तो इसके लिए टेलर ने एक टेक्निक दी है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. इसके अंदर क्या होगा कि हर एक वर्कर्स, वी हैव अ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. इसको उसने बांट दिया एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होता है एफिशिएंट और दूसरा होता है इनएफिशिएंट. एफिशिएंट वर्कर वो होता है कि जो टाइम पे काम कर रहा है, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट. इफेक्टिव मतलब टाइम पे भी काम कर रहा है लेकिन कम कॉस्ट को भी लगा के जो उसकी स्टैंडर्ड्स उसको दिए गए हैं वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर. और इनएफिशिएंट जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाता उसको बोलते हैं हम इनएफिशिएंट वर्कर्स. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो एफिशिएंट वर्कर जिसने ज्यादा काम किया है तो उसको ज्यादा पे मिले, उसको ज्यादा वेजेस मिले. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज 10 रुपीज मिलना है एक वर्कर को जब वो वर्कर अपना काम एफिशिएंटली करता है, और इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्या मिलेगा, ₹8 पर आवर. उसमें 10 रुपए पर आवर मिलेंगे, उसको 8 रुपए पर आवर मिलेंगे जो इनएफिशिएंट काम करता है. तो इससे क्या हो गया, इससे वेजेस का स्लैब क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया. तो जब दोनों वेजेस के स्लैब अलग अलग हो गए तो एफिशिएंट वर्कर विल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली and inefficient worker will not be awarded in that case. He will be getting a less wages because उसको हमने 10 रुपए से क्या कर दिया था, 8 रुपए कर दिया. ठीक है, so the next is, देखो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ₹10 और 10 और 8 का, इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिटरमिन द स्टैंडर्ड आउटपुट वर्कर पर डे इज 10 units and those who standard or more than standard will get ₹50 per unit and those below will get ₹40 per unit. वो कहता है कि अगर आप 10 यूनिट की प्रोडक्शन करते हो तो आपको 50 रुपए पर यूनिट मिलेगा, लेकिन अगर आप उससे कम करते हो तो आपको 40 रुपए पर यूनिट मिलेगा. तो नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट्स, जो एफिशिएंट वर्कर है वो आपका जो स्टैंडर्ड है उससे भी इंक्रीज हो गया. अब वो 10 यूनिट की जगह पे 11 यूनिट बना रहा है, इज मेकिंग एन 11 यूनिट्स. तो नाउ 11 यूनिट्स वाले को क्या मिला, 11 into 50 ₹550 per day. And the other one is getting rupees, he's inefficient, जो 10 यूनिट नहीं बना रहा, वो बना रहा है 9 यूनिट्स, उसको मिल रहे हैं 9 into 40 ₹360 per day. So according to the tailor, what he says that अगर जो पर्सन ज्यादा पैसे अर्न करेगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने कम काम किया है तो नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा काम करूँ. सो दिस टेक्निक विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग द वर्क डन. इसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं हम, मेंटल रिवोल्यूशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कई बार आपको एग्जाम्स में वैसे ही बता दिया, जब पूछा भी जाता है और सिंपली भी आ जाता है केस स्टडी के अंदर कि यू हैव गिवन अ केस और यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट. तो वो कंसेप्ट जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो वी कॉल इट एज अ मेंटल रेवोल्यूशन. सो व्हाट इज देयर इन अ मेंटल रेवोल्यूशन? Mental revolution involves a change in an attitude of a workers and management towards one another from a competition to a cooperation. तो यहाँ पे हम मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन सेज दैट कि अगर हम इस तरह का कोई डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम वाला सिस्टम इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि हम आपस में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि ये इतना कर रहा है मैं इतना करूंगा. सो दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अ कॉम्पिटिशन रेदर देन अ कोऑपरेशन. सो हमने यहाँ तक नहीं जाना कि वर्कर्स में कंपटीशन आ जाए. देयर शुड बी अ कोऑपरेशन ओनली.
तो दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट हैज बीन रेफर्ड मेंटल रेवोल्यूशन, कि आपको उनका माइंडसेट यहाँ तक चेंज करना है ताकि वो अपना काम करे, लेकिन उस काम के पीछे इतना भी ज्यादा कंपटीशन मत क्रिएट कर दे कि आपस में कॉपरेशन बंद हो जाए। तो अगर डिपार्टमेंट वाइज कॉपरेशन बंद हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सो टू कम अप विद ऑल दीज थिंग्स, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सी दैट इन केस ऑफ अ मेंटल रेवोल्यूशन यू हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। उनका एटीट्यूड आपको सिर्फ यहाँ तक सेट करना है कि वो लोग क्या करें, काम करें, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ देम शुड बी दिस, द लेवल शुड बी दिस दैट दे शुड डू देयर टास्क, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट वन, see now this is a sum up of our Taylor techniques. This is how we have covered the Taylor techniques. Taylor techniques में there is a one new thing which has been given here is that is a model T. What is this model T? This is the latest development in a scientific management. This is also known as a lean manufacturing. Lean manufacturing आज के दिन में करी जाती है किसके साथ? We call it as a robotics and computers are being used. इनमें हम लोग आजकल जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी प्रोसेसेस लेके आते हैं, वो हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स, विच इज नोन एज अ लीन मैन्युफैक्चरिंग. So this is also one of a technique which has been recently developed by the Taylor and it has been added up here. That is called as a lean manufacturing. Lean manufacturing basically focuses upon जितना भी हमने जो भी हमने टेक्निक्स डेवलप करी हैं उसको हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल विद द टेलर्स टेक्निक्स. I hope it is all clear to you. Any problems you can put it into a comment box. Thank you so much.